तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने अपनी तरह का पहला भुगतान समाधान की पेशकश करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। तो अभी आरबीएल बैंक ने पे बाय बैंक एप्लीकेशन के माध्यम से भारत में अपनी तरह का पहला भुगतान समाधान पेश करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। ये एक मोबाइल आधारित उपभोक्ता अनुकूल भुगतान समाधान है। तो इस भुगतान समाधान के माध्यम से आरबीएल बैंक के ग्राहक दुनिया भर में स्टोर और ऑनलाइन दोनों में संपर्क रहित लेन देन कर सकेंगे। वैसे आपको याद होगा एक्सिस बैंक ने अभी वियर एन पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया। और आईसीआईसीआई बैंक फोन पे के साथ फास्ट टैग जारी करने वाला ये पहला बैंक बना। आरबीएल बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके सीईओ विश्ववीर आहूजा है। टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले इसका नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड था, फिर 2014 में आरबीएल बैंक लिमिटेड हो गया। मास्टर कार्ड की भी यहाँ पे बात हुई है। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसके सीईओ है माइकल मैबैक और इसके कार्यकारी अध्यक्ष है अजय बंगा। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा सुदर्शन सेन। तो अभी आरबीआई ने देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और ये जो समिति है ये ऋण समाधान में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की भूमिका का मूल्यांकन करेगी और उनके व्यापार मॉडल की समीक्षा करेगी। और इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन करेंगे। बाकी एस रमन अभी सिडबी के नए सीएमडी बने ये। और रमन से आपको याद आ रखना है, एनवी रमना का नाम नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 48 नंबर के। अतीश चंद्र ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर बताइए, आरबीआई के अनुसार बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ या वोल टाइम डायरेक्टर इनका अधिकतम कार्यकाल कितना होगा अब? तो आंसर होगा 15 साल। तो अभी आरबीआई ने बैंकों के लिए शासन पर निर्देश जारी किए, जिनमें प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल है। और आरबीआई ने क्या कहा कि एक ही व्यक्ति एमडीसीओ या वोल टाइम डायरेक्टर के पद पर अब 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो समय के अनुसार तो 15 साल और उम्र के अनुसार बात करेंगे तो मैक्सिमम 70 साल तक रह सकता है। और आरबीआई ने बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 से पहले इसे लागू करने के लिए कहा है। अच्छा, एक नाम आपको याद होगा, उदय कोटक। ये 17 सालों से महिंद्रा के हेड हैं। अब इनके ऊपर ये वाला प्लान लागू नहीं होगा क्योंकि अभी अभी इनकी नियुक्ति हुई है 3 सालों के लिए, इसलिए अब ये 3 साल और रहेंगे। और अब जो भी अपॉइंट होंगे ना, उनके लिए ये वाला प्लान लागू होगा। अच्छा बताइए, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने वाला पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया। और ये प्रश्न देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई ने कुछ समय पहले ही शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने का लाइसेंस दे दिया था और इस तरह से ये पहला कोऑपरेटिव बैंक बन गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने वाला। इसके एमडी सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता हैं, हेडक्वार्टर यूपी में है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का भार उठाकर के क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? आंसर होगा मीराबाई चानू ने। ये इंडियन वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने ताशकंद में जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें 119 किलो भार उठाकर के क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इससे पहले जो क्लीन एंड जर्क का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 118 किलो का, वो इन्होंने तोड़ दिया। और मीराबाई चानू ने टोटल 205 किलोग्राम का भार उठा करके एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और एक नया राष्ट्र रिकॉर्ड भी बनाया। फिर बताइए, किसने एमिलिया रोमाग्ना फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं। और इन्होंने इटली में जो एमिलिया रोमाग्ना फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 हुई थी उसको जीत लिया। फर्स्ट नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे थे जो कि नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। सेकंड नंबर पे इसमें रहे लुइस हैमिल्टन जो हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहते हैं।
ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में हुई सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? भारत तीसरे स्थान पे रहा। तो अभी 2021 की ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी। अभी ये 13 से 18 अप्रैल तक हुई थी। कहाँ पे? अल्माटी कजाकिस्तान में। और ये इसका 34वां संस्करण था और इसमें भारत 14 मेडल के साथ तीसरे स्थान पे रहा। इन 14 मेडल में से भारत ने 5 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते और 6 ब्रोंज मेडल जीते। और टॉप पे कौन रहा? ईरान और कजाकिस्तान। ये 17 मेडल के साथ टॉप पे रहे, 17 मेडल के साथ टॉप पे रहे। फिर बताइए, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में पुरुष का एकल खिताब जीतने वाले स्टेफानोस सित्सिपास ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा ग्रीस के। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया स्टेफानोस सित्सिपास ने और ये ग्रीक प्लेयर है और एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी कि एटीपी के द्वारा टॉप 10 में स्थान पाने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। देखो, टेनिस से आप याद रख लो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट वाला यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन ये आपका क्ले कोर्ट पे होता है और किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। और विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। याद रखना, पिछले साल कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? तो वो यही था विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में याद रखो, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, जिसमें पुरुष का खिताब यानी कि मेन सिंगल टाइटल जीता था नोवाक जोकोविच ने और वो कहाँ से हैं? वो सर्बिया से हैं। और महिलाओं का खिताब जीता था किसने? वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने। वो कहाँ से हैं? वो जापान से हैं। ये याद रखना आप। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत के 68th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अर्जुन कल्याण। तो अर्जुन कल्याण ये सर्बिया में चल रहे ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन रूजना जोरो 3 2021 में भारत के 68th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 18 साल के हैं और कहाँ से हैं? चेन्नई से हैं। बाकी डी गुकेश ये अब तक के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं हमारे। जी आकाश ये 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे और अर्जुन कल्याण तो 68 नंबर के हैं। बाकी 67 नंबर के थे ये लियोन मेंडोंका, ये गोवा से थे। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉजेन स्विट्जरलैंड में। चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी का नाम बताइए। फिर बताइए, अभी हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 स्टेज 1 में किस देश की महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न कि ये तीरंदाजी विश्व कप 2021 हो कहाँ पे रहा था? ग्वाटेमाला में। और वहीं पे भारत ने मैक्सिको को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा, तीरंदाजी में एक नाम आपको याद रखना है, दीपिका कुमारी का। एक बार एग्जाम में पूछा गया था इनका नाम और नाम देकर के बोला था कि इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। अभी आपको याद भी होगा, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? पोलैंड में। इसमें भारत की महिलाओं ने टोटल कितने गोल्ड जीते थे? 7। और पुरुषों ने केवल 1 गोल्ड जीता था और भारत उसमें कौन से स्थान पे था? पहले स्थान पे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो स्पेन के हैं और अभी इन्होंने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया है। इसमें इन्होंने किसको हराया? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया, जो कि एक ग्रीक प्लेयर है। और इसी के साथ राफेल नडाल एटीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। पहले स्थान पे कौन है, बता सकते हो क्या? पहले स्थान पे है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। सेकंड पे आ गए राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर हैं और थर्ड पे है डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के प्लेयर हैं। राफेल नडाल से मैं आपको बताऊं, देखो एक तो ये याद रख लो, स्पेन के ये टेनिस प्लेयर हैं। प्रश्न सिंपल सा आएगा तो पूछा जाएगा इसे कहाँ के प्लेयर हैं। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। और क्ले कोर्ट में कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और पिछले साल कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? कई बार बता चुका हूं, विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपको याद होना चाहिए। तो मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता नाओमी ओसाका ने, ये जापान के प्लेयर है। अच्छा, हमने क्या कहा? राफेल नडाल को
किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और क्ले कोर्ट कौन सा वाला ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। तो पिछले साल का जो फ्रेंच ओपन है उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था राफेल नडाल ने ही, तभी तो उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की प्लेयर है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट साहब। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो आंसर होगा इटली ने। तो और कहां पे? तो गुजरात में। गुजरात के मेहसाणा जिले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल टेक्नोलॉजी, रिसर्चेज और विकास पे ध्यान केंद्रित करना। कौन की बात हो रही है? इटली की। इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी यहाँ की यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्गियो मटारेला, प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं, नए बने थे। वैसे इटली में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन है? नीला मल्होत्रा है, नीना मल्होत्रा। अच्छा बताइए अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा प्रियंका मोहिते। ये पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की हैं प्रियंका मोहिते और ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अच्छा, माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित हिमालय का ही एक मैसिफ है, पुंजक है, जिसमें 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक भी माना जाता है। देखो विराट चंद्रा का नाम आपने न्यूज में सुना होगा। अभी वैसे तो ये हैदराबाद के हैं, उम्र 7 साल है। जो माउंट किलीमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उस पे पहुंचने वाले या उसे फतेह करने वाले सबसे युवा बन गई ये माउंट किलीमंजारो। ये किस देश में है? तंजानिया में। और गुनीत मोंगा की बात करेंगे तो फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इनको, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अच्छा बताइए नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरी? तो आंसर होगा इंजीन्यूटी। तो नासा का एक छोटा हेलीकॉप्टर है ये जिसका नाम है इंजीन्यूटी। उसने मंगल ग्रह पर यानी कि दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान भरी थी अभी। और यहां से एक प्रश्न आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम इंजीन्यूटी किस छात्रा के द्वारा रखा गया था? तो वणिजा रूपाणी इसका आंसर हो जाएगा। और नासा अपना एक मिशन है, कौन सा मिशन? आर्टेमिस मिशन, जो कि एक मून मिशन है, वो उसे भेजेगा 2024 में। और हमने पढ़ा था कि ये इसके तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष और एक महिला को चांद पर भेजेगा नासा। अच्छा, नासा से भी एक प्रश्न बन जाता है, अब इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। चलो आप ही बता दो कमेंट बॉक्स में, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ना, बताओ नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है? अच्छा बताइए अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये पहली पार्टी है जिसने उस निकाय का नाम घोषित किया जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया था। एक्चुअली में पार्टी की 2019-20 की रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी। और रिपोर्ट के अनुसार ये दान जो है ये एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को ने किया था। एक्चुअली में होता क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनकी इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो चुनावी बॉन्ड ही होते हैं, जहां से इनको बहुत सारा पैसा आता है। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन दाताओं की पहचान के बारे में पता होता है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान किया? तो अब उत्तर हो जाएगा हाँ। झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और फिर बताइए कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो आंसर होगा ओला। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। तो ओला कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क ये दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स हो गए, कैफे वगैरह, आईटी पार्क वगैरह में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। तो ओला ने भारत में 400 शहरों में 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। ओला का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओला का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। आपको याद होगा ओला ने पिछले साल एम्स्टर्डम की इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है एटर्गो, उसको खरीद लिया था। बताइए हाल ही में किसने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण और इन्होंने आईआईटी मद्रास में देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। इस मकान को 5 दिनों में तैयार किया गया है। इसे एक्चुअल में
ट्विस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने बनाया है, जो कि 2016 में आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों के द्वारा बनाई गई एक स्टार्टअप फर्म है। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि विश्व में पहला 3D प्रिंटेड हाउस बना था कहाँ पे और कब? 2008 में ही बन गया था, फ्रांस में। और भारत में हाउस फॉर ऑल, सभी के लिए मकान, सभी के लिए घर, इसका लक्ष्य क्या रखा है? 2022। फिर बताइए, हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो आंसर होगा गाम्बिया। ट्रेकोमा, याद रखना, ये आंखों से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आंखों की जो पलकें होती है ना, उसके नीचे यानी कि उसके अंदर घाव हो जाते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है इस बीमारी का, वो नॉर्मल सा है, जैसे कि स्वच्छता की कमी होना, पर्याप्त पानी न मिलना, खराब पर्यावरण, इन सब के कारण ये होता है। और अभी ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बन गया? गाम्बिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा पहला अफ्रीकी देश कौन सा था? तो वो था घाना। 2018 में फ्री हो गया था ये। और घाना से तो आप एक पॉइंट लिंक करके याद करो, अभी कोवैक्स के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त करने वाला ये पहला देश बना था। दूसरा कौन सा बना था? आइवरी कोस्ट बना था। वैसे अभी आपको याद होगा, चलिए मुझे आप बताइए, कौन सा देश है वो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अल सल्वाडोर। देखो, आंखों से एक फेमस रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से होता है ये? विटामिन ए की कमी से, और इसे ही कहते हैं रेटिनॉल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न है। और गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये विटामिन ए। बाकी देखो, गाम्बिया की कैपिटल होती है बैंजुल, और गाम्बियन डलासाई यहाँ की करेंसी है। बताइए, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आदित्य L1 मिशन, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ये इसरो का मिशन है। तो इस मिशन से जो भी हमें डेटा मिलेगा ना, उस डेटा का एनालिसिस करने, उसका विश्लेषण करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया जाएगा। और इस सेंटर का नाम क्या होगा? आदित्य L1 सपोर्ट सेल। और कहां पे स्थापित किया गया है ये सेंटर उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित किया गया। देखो, उत्तराखंड में ही आपको हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी मिलेगा, जो कि किसकी सहायता से बनाया गया था? नीदरलैंड की सहायता से। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, यह भी उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड के रानीखेत में। बाकी उड़ीसा में आपको याद होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली चेस एकेडमी खोली जाएगी। और भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। और अभी नो मास्क नो मूवमेंट अभियान लॉन्च किया था राजस्थान में। बताइए, द क्रिसमस पिग नाम का जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग है। तो J.K. रॉलिंग ये ब्रिटिश लेखिका है, और आपको याद होगा हैरी पॉटर जो सीरीज है उसको लिखा है इन्होंने। और अभी इनका ये नया उपन्यास आ रहा है जो अक्टूबर 2021 में रिलीज किया जाएगा, जिसका नाम है द क्रिसमस पिग। बाकी नेहा सिन्हा वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज नाम की बुक को लिखा। नितिन गोखले ने मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। अच्छा, बताइए, अभी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो भारत में सिविल सर्विसेज डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन देश के पहले जो गृह मंत्री थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। और उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में लिविंग माउंटेन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो प्रसिद्ध लेखक हैं ये अमिताभ घोष, और इन्होंने ही ये नई किताब लिखी है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन। और इस बुक में इन्होंने बताया कि इंसानों ने प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है। अमिताभ घोष, चलो बताओ, इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 2018 में मिला था 54वां, 54th। और इस तरह से ये पहले अंग्रेजी लेखक थे ये सम्मान पाने वाले, और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया था। बाकी अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी 2019 का 55वां ज्ञानपीठ सम्मान मिला था इन्हें। ये मलयालम कवि थे, अभी 2020 में ही इनका निधन हो गया। और जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम साहित्यकार थे ये जी शंकर कुरूप,
और इनको मिला था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये नाम भी ध्यान रखना। अच्छा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। बाकी शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी है, अभी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखो, 2 नाम और बताऊंगा जो कई बार मैं आपको बताता हूं। एक तो शरद पगारे का व्यास सम्मान मिला और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, जबकि शरण कुमार लिम्बाले इन्हें 30वां सरस्वती सम्मान मिला था सनातन नाम के उपन्यास के लिए। फिर बताइए अभी किस लेखक ने वेयर अबाउट्स नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक है ये झुम्पा लाहिड़ी, और इन्होंने ही वेयर अबाउट नाम से अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये जो बुक है ये इतालवी उपन्यास है जिसका नाम है इयास डो मिट्रोवो, उसका अंग्रेजी अनुवाद है, और जो कि लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने खुद लिखा है। बाकी आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा, जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा, और इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं ये, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आकाश रानीसन ने। तो जलवायु कार्यकर्ता लेखक हैं ये आकाश रानीसन, और इन्होंने अभी पृथ्वी दिवस पर ये नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा, संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा, और पेप्सिको की पूर्व सीईओ ये इंदिरा नुई, इन्होंने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए हाल ही में किसके सह संस्थापक रहे चार्ल्स चक गैस्की का निधन हो गया? तो आंसर होगा अडोब। तो अडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चक गैस्की का भी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पीडीएफ तकनीक का विकास करने में मदद की थी। पीडीएफ आजकल सब लोग अवगत हैं पीडीएफ से। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ जरा फिर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इन्होंने 1982 में जॉन वर्नॉक के साथ मिलकर के सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब की भी स्थापना की थी, और इन्हें 2009 में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया था। और देखो एडोब का हेडक्वार्टर याद रख लो कैलिफोर्निया यूएस में है। वर्तमान में इसके सीईओ शांतनु नारायणन। गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला है। और नोकिया के हैं राजीव सूरी। फिर बताइए अभी हाल ही में जी वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये लेक्सियोग्राफर थे। अच्छा, लेक्सियोग्राफर ये कौन होते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी को कंपाइल करता है, शब्दों का संकलन करता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। और ये कौन सी भाषा के लेक्सिकोग्राफर थे? ये कन्नड़ भाषा के लेक्सिकोग्राफर थे। वैसे इन्होंने 12 डिक्शनरियां बनाई, और इतना ही नहीं, कन्नड़ भाषा के ये विद्वान भी कहे जाते थे, लेखक भी थे, कवि भी थे, ऐसे राइटर भी थे, मतलब बहुत बड़ी हस्ती थे। और कन्नड़ साहित्य में इनको कर्नाटक सरकार का कन्नड़ साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका था, पद्मश्री भी इनको मिल चुका था, और अभी इनका निधन हो गया। और वैसे आपको बता दूं अभी अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति का भी निधन हो गया था, जिनका नाम था वॉल्टर मोंडले, और इनके समय प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। वैसे अभी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और देखो कमला हैरिस से आप 3 बुकें याद रखो, 3 बुकें उन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी? द ट्रुथ्स वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, और स्मार्ट ऑन क्राइम, ये भी याद रखो। अच्छा बताइए आरबीआई के पूर्व गवर्नर का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया, तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है एम नरसिम्हन। एम नरसिम्हन मतलब पूरा नाम था मेदावोलु नरसिम्हन। इन्हें फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता था, यानी कि भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता इन्हें कहा जाता है। और ये आरबीआई के 13वें नंबर के गवर्नर थे। वैसे अभी वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। केसी चक्रवर्ती ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ। बीपी कानूनगो ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, अभी रिटायर्ड हो गई है। और देखो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं, इनकी जगह अब नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए आरबीआई के, बताओ। फिर बताइए अभी मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर का निधन हो गया। नाम क्या था उनका? जगदीश खट्टर था। तो
तो मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये जगदीश खट्टर, जिनका भी निधन हो गया, और उन्हें मारुति को भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अभी कृष्णमूर्ति संतानम, इनका भी निधन हो गया। ये वर्ष 1998 के पोखरण परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्णमूर्ति संतानम। पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिल चुका है। और राजन मिश्रा की बात करेंगे तो भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये पंडित राजन मिश्रा, इनका भी निधन हो गया। वे भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली में गायक थे। पद्म भूषण इनको मिल चुका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और तानसेन सम्मान तक इनको मिल चुका। निधन हो गया इनका लेकिन अभी। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 142 नंबर पर रहा है। कितने देशों में से? 180 देशों में से। और इस इंडेक्स में टॉप पे कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे लगातार 5वें साल इस इंडेक्स पे टॉप पे रहा है। सेकंड पे फिनलैंड रहा और तीसरे पे रहा डेनमार्क। और इरिट्रिया जो है वो इस इंडेक्स में सबसे नीचे रहा 180वें स्थान पे। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बाकी आपको बता दूं, अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था, उसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। उसके अलावा भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया, उसमें भारत 49 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। और अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 50वें नंबर पे था, टॉप पे साउथ कोरिया था। तो ये याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? 87 नंबर पे है। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें भारत तो 87 नंबर पे है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे नॉर्वे है और थर्ड पे है डेनमार्क। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कौन सा देश कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से मूव कर रहा है या कितने एफर्ट लगा रहा है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को जारी किया ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड, और इसके अध्यक्ष है क्लॉस स्वेब। बाकी आपको याद होगा, अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे तो नॉर्वे था। उसके अलावा जो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 आया, उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे दो देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो 2020 के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक जारी किया था, उसमें भारत। फिर बताइए, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट का नाम है सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस, और उसमें बताया कि 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। और अगर टॉप 5 सैन्य खर्च वाले देशों की बात करेंगे तो फर्स्ट पे तो अमेरिका हो गया, सेकंड पे चाइना है और तीसरे पे आता है भारत, चौथे पे रशिया और पांचवें पे यूके। कुछ समय पहले आपको याद होगा, सिप्री ने ही दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश किसे बताया था? सऊदी अरब को। सेकंड नंबर पे भारत को बताया था। सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्टॉकहोम स्वीडन में। फिर बताइए, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 49 नंबर पे है ये। तो भारत को चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 49 पोजीशन पे रखा गया है। और इस इंडेक्स में टॉप पे कौन है? टॉप पे है फिनलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे सिंगापुर है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। झीलों का देश इसको कहते हैं। ये टॉप पर है इसमें। तो ये जो इंडेक्स है इसको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की? मतलब कहाँ है उसका हेडक्वार्टर? सिंगापुर में। और ये जो इंडेक्स है ये शासन की क्षमताओं को मापने और निवेश करने के महत्व को दर्शाता है। अच्छा, गुड गवर्नेंस से आपको याद आता होगा एक डे, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। कब मनाते हैं? अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं, 25 दिसंबर। बाकी आपको याद होगा, अभी जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। जबकि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 131 पे था और टॉप पे नॉर्वे था।
जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी जस्ट डायल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह बने हैं। आयुष्मान खुराना हमने पढ़ाई है, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली वीवो के बने और अभी सोनू सूद इनको पंजाब ने राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था। फिर अभी ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो और इसने किसे अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड है ये टेक्नो और इसने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आयुष्मान खुराना से आपको याद होगा पिछले साल यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया था। सोनू सूद अभी इन्हें पंजाब ने राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था। विराट कोहली अभी वीवो के बने थे और सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बने थे। फिर बताइए अभी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा की कैपिटल हवाना होती है, करेंसी है क्यूबा पैसो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मारेरो क्रूज। बाकी वो जोसा उस्मानी ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है कोसोवो देश की। एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने और मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। फिर अभी हाल ही में प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को। तो अभी ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डिकल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी आपको याद होगा जो एक स्मार्टफोन ब्रांड है टेक्नो, उसने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। विराट कोहली अभी वीवो के बने थे और अभी सोनू सूद को पंजाब ने राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था। फिर बताइए अभी दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा किम बू क्यूम। दक्षिण कोरिया इसकी कैपिटल सियोल होती है, करेंसी इसकी क्या है? साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जेइन। बाकी गुइलेर्मो लासो ये इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने। एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। बताइए नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा रेखा मेनन। नेस्कॉम मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन है ये रेखा मेनन और अब ये नेस्कॉम की चेयरपर्सन बन गई है और इस तरह से ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं और ये यूबी प्रवीण राव की जगह लेंगी। अभी एस रमन ये सिडबी के नए सीएमडी बने थे और रमन से याद होगा एनवी रमणा का नाम नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 48 नंबर के। और ये कृष्ण रामानुजम ये टीसीएस के अध्यक्ष हैं जो कि नेस्कॉम के उपाध्यक्ष होंगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वनीता गुप्ता को। तो अभी अमेरिकी सीनेट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने के लिए वनीता गुप्ता को नियुक्त किया है, जिससे वे इस भूमिका में सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। ये न्याय विभाग में तीसरा सर्वोच्च स्थान है। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल ये क्या होता है? ये केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल और राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। उसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। बाकी सस्मिता लंका ये उड़ीसा की हैं और इन्हें पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था। विवेक मूर्ति अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्हें सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया और भव्या लाल नासा में कार्यवाहक प्रमुख बनी है ये। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया इनको। वैसे ये है कौन? ये हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। और गिरीश चंद्र मुर्मू से आप याद रखो ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है।
अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में, जहां पे आपको इंटरनेशनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? रासायनिक हथियार मुक्त विश्व का निर्माण करना। बाकी तीरथ सिंह रावत ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने, और गिरीश गौतम ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, और विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। फिर बताइए, अभी आरबीआई ने किसे एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया? तो आंसर होगा अतनु चक्रवर्ती को। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एचडीएफसी दूसरा प्राइवेट बैंक बना है जहां पे पूर्व आईएएस ऑफिसर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और पहला वाला प्राइवेट बैंक कौन सा था इससे? आईसीआईसीआई बैंक, जिसने जीएस चतुर्वेदी को अपॉइंट किया था। तो याद रखना भी, आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को 3 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। अभी सुदर्शन सेन से आपको याद होगा, आरबीआई ने जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए अभी एक समिति बनाई थी, सुदर्शन सेन समिति, इन्हीं की अध्यक्षता में। कुछ और समितियां मैं आपको बताता हूं, वो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि एनएस विश्वनाथन कमेटी बनी थी। तो ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, यानी कि प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक होते हैं, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी एनएस विश्वनाथन कमेटी। बाकी जयंत कुमार दास कमेटी की बात करेंगे तो डिजिटल उधार से रिलेटेड जो भी जोखिम है, जो भी रिस्क है, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी ये कमेटी, यानी कि डिजिटल लेंडिंग रिस्क के लिए। एक श्यामल गोपीनाथ कमेटी बनी थी, और जैसे कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक आप खोलना चाहते हैं तो उनके खोलने के लिए जो आप आवेदन देते हैं, उनकी समीक्षा के लिए बनी थी ये कमेटी। और वैसे अभी आरबीआई ने यह भी कहा है कि वो एक नया इंडेक्स भी शुरू करेगा, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, यानी कि वित्तीय समावेशी सूचकांक। बाकी रेखा मेनन की बात हो रही है यहाँ पे, तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी, नाम याद रखना इनका। और सुनील अरोड़ा, ये अभी तक हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे, रिटायर्ड हो गए। अभी नए कौन बन गए हैं? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त 24वें नंबर के कौन बन गए? और 24 का आप दुगना करोगे तो आएगा 48 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका नाम है एनवी रमणा। बाकी एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर बताइए, अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा राजेश बिंदल बन गए। इनसे पहले टीबी राधाकृष्णन थे और वो रिटायर्ड हो गए। बाकी संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और अरूप कुमार गोस्वामी या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और आपको एक पॉइंट बताऊं, अंडमान निकोबार में कोई भी हाईकोर्ट नहीं है, लेकिन उसके मामले कहां पे देखे जाते हैं? ये कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसके नए चीफ जस्टिस बन गए राजेश बिंदल। बताइए, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा अमित बनर्जी। तो अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का सीएमडी चुना है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। देखो, एमए गणपति ये नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के डायरेक्टर जनरल बने, और सुनीत मिश्रा ये रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन और सीईओ बने थे। बताइए, अभी हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। तो वैसे तो ये हमारे व्यय सचिव यानी कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, और अभी इन्हीं को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? अजय भूषण पांडे का। अभी तरुण बजाज आपको याद होगा, राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे ये। राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और अजय सेठ आर्थिक मामलों के सचिव बने थे। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते ही हो, निर्मला सीतारमन है। फिर बताइए, अभी किसे आसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रविंद्र जडेजा को। आसिक्स ये जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, और अभी इसी ने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग के जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इससे पहले पिछले साल हमने पढ़ा था, आसिक्स ने टाइगर श्रॉफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भारत में। रणवीर सिंह ये जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर बने, और विराट कोहली अभी वीवो के बने थे। फिर बताइए, अभी किसे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? आंसर होगा वैशाली हिवासे को। तो महाराष्ट्र की हैं ये वैशाली हिवासे, और इन्हीं को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी प्रियंका मोहिते अभी माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, उसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी, और सोमा मंडल
सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसकी स्थापना होती है 1960 में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। तो प्रश्न आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही इस बार? रिस्टोर आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। देखो, 22 तारीख से आपको लगातार 3 महीने के डे आपको बताता हूं, याद रखना। 22 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड वाटर डे, अभी 22 अप्रैल को ये मनाया गया अर्थ डे, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हो गए और तीनों महीने की ये 22 तारीख है। तो 22 की ये तिकड़ी आपको याद रखनी है। फिर बताइए, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुस्तक दिवस या विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। और याद रखना, 2021 के लिए तबिलिसी जॉर्जिया को वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया है। तो किसे 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी को। और 2022 के लिए होगा मैक्सिको का शहर ग्वाड। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब मनाया था हमने? 2 अप्रैल को, जिसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। फिर बताइए, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटरिनरी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। वैसे तो अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है ये दिन, जो इस बार मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, यानी कि वेटरिनेरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। तो देश भर में हर साल 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पंचायती राज हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अच्छा, हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ही है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। तो हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था और इसकी थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, शून्य मलेरिया लक्ष्य तक बढ़ना। मलेरिया ये मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है, जो कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो जब वो काटता है तो हमारे ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी फैल जाता है, उसके कारण होता है मलेरिया। अच्छा, भारत ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का, और टीबी को 2025 का। अच्छा, फिर बताइए, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो आंसर होगा वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। तो अभी 24 से 30 अप्रैल 2021 तक ये विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह ये मनाया गया। एक्चुअली में अप्रैल के लास्ट वीक को ये मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये टीकाकरण लाखों लोगों की जान बचाता है और दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य तरीकों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हमने मनाया, जिसकी थीम थी वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। तो बताइए, अभी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सीईओ हैं डैरेन टैंग। आपको याद होगा, अभी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो आया था, उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था? टॉप पे यूएसए था और भारत उसमें 40वें स्थान पे था। और 26 अप्रैल को वैसे हम चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी श्रमिक स्मृति दिवस वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 अप्रैल को। तो इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसकी थीम रही इस बार हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो इसे मनाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना होती है 1919 में और इसमें मेंबर कंट्रीज हैं कितने 187। बाकी एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इसे कब 1969 में। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हैं गे राइडर और वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है वो भी याद रखो 1 मई को। फिर बताइए अभी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। हर साल विश्व स्तर पर यह इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है 29 अप्रैल को और इसका थीम क्या रहा, पर्पस ऑफ डांस, नृत्य का उद्देश्य। अच्छा बताइए अभी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को। तो भारत में सिविल सर्विसेज डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देश के पहले जो गृह मंत्री थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था और उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। वैसे 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए अभी विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। लीवर से देखो एक तो प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, साइंस के प्रश्न है ये। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, आप जानते ही हो बोन मैरो में होता है। और अगर लीवर खराब हो गया तो कौन सा रोग होगा, हेपेटाइटिस रोग होगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर कितना है, तो आंसर होगा 50 लाख रुपए। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ये बीमा योजना कोविड-19 के कारण जीवन की हानि और कोविड संबंधित ड्यूटी के कारण आकस्मिक मृत्यु को कवर करती है। इसके तहत बीमित व्यक्तियों के दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2016 में, लेकिन जब 2020 में कोविड-19 आया तो कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धाओं को यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों के लिए एक बीमा शुरू किया गया। 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया और अभी इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा याद रखना, राजस्थान जो है ये भारत का पहला राज्य है जो सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा और उस स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है, चिरंजीवी योजना। इसके अलावा भारत में अभी 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान भी शुरू हुआ था और उसी बीच अभी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी मनाया गया। 11 अप्रैल को क्या होता है, ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन होता है। 14 अप्रैल को क्या होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। बताइए हाल ही में किस राज्य में संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी, तो आंसर होगा बिहार में। तो इस योजना में होगा क्या, इस योजना के तहत लोगों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनके भूमि संबंधित पूरी जानकारी होगी और इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों से लोन लेने की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध हो सकेगी। बात बिहार की है तो बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की है, तो आंसर होगा पीयूष गोयल ने। तो अभी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का ऐलान किया और इसे अभी उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल उन्होंने शुरू किया है और इस योजना का मकसद है देश में नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना किसी रुकावट फंड देना और इस फंड की सहायता से लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड के लिए 945 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस योजना से लगभग 3600 स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने किसानों के लिए YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया। तो इस योजना में लगभग 6.27 लाख किसान जिन्होंने 2019-20 के रबी सीजन के दौरान 1 लाख रुपए का फसल ऋण लिया था और उसे निर्धारित समय के भीतर चुका दिया,
तो उनके बैंक खाते में सीधे 128.47 करोड़ रुपए जमा किए गए। अभी आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना को भी शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करना जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी उत्तराखंड ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू किया था। और अभी झारखंड ने किसान फसल राहत योजना को शुरू किया था। देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आप याद रखें। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है और इसकी जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? अरूप कुमार गोस्वामी। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। और योजना में क्या है कि जो जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, तो इन सब जरूरतमंद चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है। मतलब इसमें जो भी कंपनी उत्पादन करेगी इन सब चीजों का, तो उस कंपनी को बैंक की तरफ से जो लोन मिलेगा, तो उस लोन पे जो 1 साल का ब्याज होगा ना, वो राज्य सरकार देगी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। और अभी उत्तर प्रदेश ने सस्ती किराया आवास योजना को शुरू किया था। महाराष्ट्र ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। और छत्तीसगढ़ ने अभी कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया था। बताइए, अभी किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस स्कीम में क्या है? तो बैंक कहता है कि वैक्सीन की दवाई ले लो कोरोना की, यानी कि कोरोना का टीका लगवा लो अगर अभी तक नहीं लगवाया तो। क्योंकि बैंक जो है ये कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को उनके पैसों पर ज्यादा इंटरेस्ट देगा। और कितना ज्यादा देगा? 0.25% ज्यादा। तो लोगों को बेसिकली वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ मातम वेंकट राव है। इसकी टैगलाइन होती है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। स्थापना हुई थी इसकी 1911 में। अच्छा बताइए, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य ने अभी हरिहर नीति को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा। हरिहर मतलब हो गया होमलेस, एबंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन। तो इस योजना के तहत होगा क्या? बाल गृह में आने वाले ऐसे सभी बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ऐसे युवाओं को सरकार सीधे एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में कवर करेगी और ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी दी जाएगी ऐसे बच्चों को। और इसके लिए उन्हें किसी तरह का एग्जाम भी नहीं देना होगा। देखो, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर बताइए, किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को लागू किया? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो स्वामित्व योजना, जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 गांवों में 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को स्वामित्व के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। स्वामित्व मतलब हो गया सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और इस योजना से संपत्ति के विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। एक्चुअली में आज गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके आवास के जो मालिकाना हक होते हैं उसके कोई दस्तावेज नहीं होते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांव के सभी को उनकी जमीन के कागजात मिल जाएंगे। गांव में ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जाता है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड बन सकेगा। उसके बाद लोगों को अब उनके मालिकाना हक के दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे, जिसे ई प्रॉपर्टी कार्ड भी कह सकते हैं। बताइए, अभी हाल ही में शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार, जिसको कहते हैं वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा लॉजेन अल हथलौल को। ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, लॉजेन अल हथलौल। तो यूरोप की संसदीय सभा के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो सऊदी अरब की कार्यकर्ता हैं ये लुजैल अल हथलौल, जिनको महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई की मान्यता में एक शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और ये जो अवार्ड है ये चेक रिपब्लिक के पूर्व राष्ट्रपति वेवलेव हेवेल के नाम पर दिया जाता है। बाकी शरण कुमार लिम्बाले 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता। और बताइए हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल ने। तो हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बने रुमाना सिन्हा सहगल और इन्होंने ही डिप्लोमेट मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। इन्हें अभी जनवरी 2021 में ही इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान भी मिला था। बाकी जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने ये। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया इन्हें। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। फिर बताइए ऑस्कर 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो आंसर होगा नोमैडलैंड। तो ऑस्कर 2021 ये इसका कौन सा एडिशन था? 93rd एडिशन था। और वैसे तो ये हर साल हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस में है वहां पे आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया। और इसमें बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड और बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, ये याद रखना। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रेंसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही थी क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। और क्लोए झाओ से याद रखना ये चाइना की है और बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं ये, और विश्व की दूसरी महिला बन गई हैं। ये पॉइंट इनसे ध्यान रखना। वैसे नोमैडलैंड को आप याद रखो, अभी जो बाफ्टा अवार्ड्स हुए थे जो कि इसका 74th एडिशन था उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और अभी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे जिसका 78th एडिशन था उसमें भी ये बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। और बेस्ट एक्टर मैंने क्या कहा आपको? एंथोनी हॉपकिंस रहे द फादर मूवी के लिए। इनका नाम आपसे एग्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं या बुजुर्ग एक्टर बन गए हैं ऑस्कर जीतने वाले। इनकी उम्र है 83 ईयर। बाकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म चुना गया डेनमार्क की अनादर राउंड को। अच्छा, इनके अलावा भारतीय फिल्म हस्तियों में इरफान खान और भानु अथैया को इन मेमोरियम से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखने हैं आपको, कम से कम जब भी कोई आप पढ़ो इस तरह से अवार्ड तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा करो। बताइए हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा कृति करन। तो बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर कृति करन। और अभी इन्हीं को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई है। ये जो अवार्ड है ये वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी गुनीत मोंगा फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला था इन्हें, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स उसको कहते हैं। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। बताइए कौन सा देश 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस और उसने अपने स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2030 तक इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। वैसे अभी सब क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी को यूज करते हैं। तो जो रशिया है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने आप को अलग कर लेगा और 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। वैसे रशिया जो है ये चंद्रमा पे भी अपना एक मिशन कर रहा है, उसका नाम क्या है? लूना 25। और बताइए रशिया कितने साल बाद चांद पर अपने आदमी भेजेगा? 45 ईयर के बाद, क्योंकि इससे पहले जो चांद पे मिशन भेजा था रशिया ने वो था लूना 24 जो कि 1976 में हुआ था। वैसे नासा भी चांद पर जा रहा है 2024 तक और उसके जो मिशन का नाम है वो है आर्टेमिस मिशन। और चाइना ने भी अपना चांद मिशन किया अभी, उसका नाम है चैंग E5।
और वैसे इजराइल भी चांद पे जाना चाहता है और उसके मिशन का नाम है बेयर शीट 2। इससे पहले उसने बेयर शीट 1 भेजा था लेकिन वो फेल हो गया था। अच्छा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन है। तो रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। बताइए, जलवायु पर विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021 का विषय क्या था? तो आंसर होगा आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। देखो, आपको याद होगा कि जलवायु परिवर्तन का जो 26वां सम्मेलन है वो होने वाला है, जिसे हम बोलते हैं कोप 26। और ये कोप 26 कहाँ पे होगा? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। और कब होगा? तो नवंबर 2021 में होगा। तो दुनिया भर के जो नेता हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी में ये समिट हुआ, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट 2021। और इसमें दुनिया के 40 से ज्यादा बड़े बड़े नेताओं और विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, कोप 26 के लिए तैयार होना। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। उनको इनवाइट किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। अच्छा, हमने कहा कोप 26 होगा कहाँ पे? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। स्कॉटलैंड के एक लेखक आपको जरूर याद होंगे जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। उन्होंने अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। और वैसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? मार्के लुकास रिजने वर्ल्ड को, जो कि नीदरलैंड से हैं। उन्हें उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार मिला था। वैसे स्कॉटलैंड की कैपिटल होती है एडिनबर्ग। और याद रखना, कोप 26 के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? आलोक शर्मा होंगे। अच्छा, बताइए, भारत को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किन निकायों में सदस्य चुना गया है? यानी कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था या कौन से संगठन है जिनमें भारत सदस्य बना है 3 सालों के लिए? और इसका समय शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। तो आंसर होगा अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग, यूनाइटेड नेशन विमेन और विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो भारत इन तीनों का सदस्य बना है 3 सालों के लिए। और ये जो तीनों संस्थाएं हैं ये जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में। बाकी जैसे कि ये इसको इंग्लिश में बोलेंगे कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और यूनाइटेड नेशन विमेन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, इटली में। और इसको 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत है वो 8वीं बार अस्थायी मेंबर बना है। फिर बताइए, हाल ही में यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? तो आंसर होगा ब्रिटकॉइन। एक्चुअली में यूनाइटेड किंगडम एक नई डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे ब्रिटकॉइन कहा जा रहा है। अच्छा, ब्रिटकॉइन से आपको याद होगा विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया? सातोशी नाकामोतो ने। ये जापान से हैं। और अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाया? तो टर्की ने लगाया। और फेसबुक ने जो अपनी डिजिटल करेंसी है उसका नाम बदल लिया। पहले नाम रखा था लिब्रा, अभी बदल के क्या कर लिया? डायम कर लिया। अच्छा, बताइए, अभी किस देश ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड डील को रद्द कर दिया था? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चाइना की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया। और जिन 2 समझौतों को रद्द किया उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने वाली थी। याद रखना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसी को वन बेल्ट एंड वन रोड भी कहा जाता है। इसे सिल्क रोड भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य है क्या? तो जो चाइना है वो अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप और अफ्रीका तक बाय रोड या बाय वाटर पहुंचाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। फिर बताइए, अभी केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर एक रोपेक्स जेट्टी परियोजना को मंजूरी दे दी। आपको बताना ये जो धामरा नदी है ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। अच्छा, जेट्टी क्या होता है? जेट्टी एक जहाज ही होता है, काफी तेज चलने वाला एक जहाज होता है, नाव से बड़ा होता है ये। तो उड़ीसा में है ये धामरा नदी। और यहीं पर 110 करोड़ रुपए की जेट्टी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को भी 6 घंटे लगते थे, तो जल मार्ग से सिर्फ 1 घंटा लगा करेगा। अच्छा, हमारे जहाज रानी मंत्री, शिपिंग मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। और ये जो जहाज सेवा है ये किन 2 जगहों को जोड़ेगी?
तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ को भद्रक जिले के कनाली से जोड़ेगी ये परियोजना। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और अभी चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम क्या है, एस मुरलीधर। अब बताइए अभी किस देश के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया है, तो आंसर होगा सऊदी अरब। एक्चुअली में अभी सऊदी अरब ने विजन 2030 पेश किया है और इसके अंदर बोला है कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, विश्व की जितनी भी संस्कृति है उसको इसमें पढ़ाया जाएगा और इसी का हिस्सा है हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अंदर रामायण और महाभारत को पढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? सऊदी अरब में। और इस विजन 2030 में ये भी कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगी। देखो सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसकी रियाद है। 2020 में जो G20 समिट हुआ था यहीं पे हुआ था और 2021 में G20 समिट होगा इटली में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये आपको सऊदी अरब में मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं, रब अल खाली। फिर बताइए हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में $50,000 कोविड के लिए डोनेट किए, तो आंसर होगा पैट कमिंस। तो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हैं ये पैट कमिंस और इन्होंने भारत में कोविड-19 से लड़ाई में मदद करने के लिए $50,000 डोनेट किए थे। देखो प्रधानमंत्री केयर फंड की बात करेंगे, जो शुरू हुआ था या जो स्थापित किया गया था कब, 27 मार्च 2020 को बना था ये। यहाँ पे केयर का मतलब क्या होता है, केयर्स मतलब होता है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब यहाँ पे जो फंड आएगा ना, ऐसा नहीं है उसको कोरोना वायरस काल में ही उसे निपटाया जाएगा, मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। बाकी केन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है, इन्हें अभी 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। बाकी थेसारा परेरा 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बने ये। फिर यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो आंसर होगा डेविड बैकम। तो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर जो हैं डेविड बैकम, इन्होंने वैक्सीन में विश्वास पैदा करने और दुनिया भर के अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 7 फंड फॉर यूनिसेफ की स्थापना की है। बाकी नटालिया वोडियानोवा ये रशिया की सुपर मॉडल हैं और अभी ये यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर बनी थी। देखो यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके हेड है हेनरिटा H4। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया, तो आंसर होगा DRDO ने। तो अभी DRDO ने हेलीकॉप्टरों के लिए एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया है और इन ब्लेड को निकल मेटल को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि ये जो मेटल है निकल, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और इस तरह से 300 ब्लेड बनाई है, मतलब 60 के 5 सेट बनाए हैं। और याद रखना इसमें से एक जो सेट है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया है ताकि वो इसका उपयोग अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर में कर सके। और इसका उपयोग इंजन में होगा, हेलीकॉप्टर के इंजन में होगा और इस इंजन में अत्यधिक यानी कि ज्यादा तापमान सहन करने की क्षमता हो, इसीलिए इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाएगा। और इस तरह से इस तकनीक को उपयोग करने वाला भारत 5वां देश होगा। बाकी DRDO इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी हैं। अभी DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया था, हेमंत कुमार पांडे को दिया था। अच्छा बताइए हाल ही में किस देश ने नियो 01 रोबोट को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को हटाना है, तो आंसर होगा चाइना ने। नियो 01 ये एक रोबोट है जो एक चीनी अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा निम्न पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया गया था और इसे अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे हटाने के लिए प्रायोगिक आधार पर लॉन्च किया था चाइना ने। और इस रोबोट को चीन का जो लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग।